हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आईटीएस क्लासेस में। तो चलिए, अब लेक्चर नंबर हम लोग 6 डिस्कस करने वाले हैं मेट्रोलॉजी की। और अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर मेट्रोलॉजी का डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इंट्रोडक्शन पोर्शन वगैरह जो था, लिमिट, टॉलरेंस एंड फिट, सारे लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी लोगों को मेट्रोलॉजी का लेक्चर जो है पसंद आ रही होगी, क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स में वहाँ पे देखता हूँ तो मुझे वहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्स दिखते हैं। प्लस आप और एक चीज़ ये कर सकते हो यार, कि थोड़ा जैसे मैं चाहता था कि भाई जो लेक्चर बना रहा हूँ, जो थोड़ी सी मेहनत मेरी तरफ से हो रही है, थोड़ा और लोगों तक ये पहुँचे तो और अच्छी रहती। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर लगे कि नहीं ये थोड़ी काम की चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा अपने जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उनको प्लीज़ थोड़ा उसको सजेस्ट भी आप कर सकते हो भाई, कि आप इसको देख सकते हो। और आपको पता ही होगा, लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो चलो फिर एक नया टॉपिक हम लोग का क्या, कंपैरेटर। इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन जेईई में आपके आने ही हैं। और जब वीडियो हम लोग को कंप्लीट हो जाएगी ना, तो सारे टॉपिक से रिलेटेड जो जेईई में क्वेश्चंस पूछे गए होंगे प्रीवियस ईयर के, वो क्वेश्चंस फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ऐड किया, सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझो कि एक पॉइंट जितने भी सारे मैंने यहाँ पे ऐड किया, वो उसी पॉइंट से जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके रेलवे जेईई में। तो देखो, कंपेरेटर क्या होता है भाई। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर पढ़ा, डायल इंडिकेटर पढ़ लिया, उसके बाद आपका एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो थे वो पढ़ लिया, जैसे कि आपका साइन बार हो गया, बेवल प्रोटेक्टर हो गया। तो कंपेरेटर क्या होता है, ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, बट ये क्या करता है, कंपेरेटर के नाम से नहीं समझ में आता, ये कंपेयर करता है किसको, जो भी डायमेंशन को मेजर करेगा, उस डायमेंशन को ये कंपेयर करेगा किसी एक स्टैंडर्ड डायमेंशन में। तो बोलोगे भाई इसने कौन सी बड़ी बात कर ली, इससे पहले भी तो जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट थे वो तो भी तो मेजर ही कर रहे थे। बट इसमें क्या होगा कि इसमें जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो रहेगा ना, उसको ये अलग रखेंगे और इसमें कुछ मैकेनिकली सिस्टम लगाएंगे, जिससे हम लोग किसी भी सरफेस का जो है रफनेस वगैरह जो है वो इजीली मेजर कर सकते हैं। तो चलो फिर देखते हैं कि सबसे पहली बात है कि क्यों कंपेरेटर का रिक्वायरमेंट हुआ। देखो, जितने भी लीनियर मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट थे, चाहे वर्नियर कैलिपर हो, चाहे माइक्रोमीटर हो, उनमें क्या होता ना कि एक स्टैंडर्ड जो है इनबिल्ट एंड कैलिब्रेटेड रहता था। ठीक है, कैलिब्रेटेड मतलब उसको भाई सही तरीके से उसमें स्केल्स वगैरह दिखते थे, उसी में दर्ज किया हुआ रहता था। तो वो इजीली क्या करते थे, वो जो है ना आपको डायरेक्टली मेजर करके देते थे लीनियर डायमेंशन और अप टू अ गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बट हम लोग कंपेरेटर में भैया डायरेक्ट नहीं मेजर कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन सर्टेन डिवाइसेस द स्टैंडर्ड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसमें जो स्टैंडर्ड्स रहेंगे उसको सेपरेट कर देंगे और कंपेयर करेंगे द अननोन लेंथ को विथ स्टैंडर्ड। मतलब जो हम लोग मेजर कर लेंगे उसको एक स्टैंडर्ड, जो भी मेरे पास डायमेंशन हो उस डायमेंशन से कंपेयर करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि सच मेजरमेंट इज नोन एज कंपेरिजन मेजरमेंट, एंड द इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोल देंगे क्या, कंपेरेटर। तो ये हमको ये समझ में आया कि कंपेरेटर जो होता है ये डायरेक्ट मेजर नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो बोले आपको यहीं पे ये चीज़ याद रखना है कि ये डायरेक्ट मेजर नहीं करता है। इसमें जो भी आपका स्केल्स रहेगा, ठीक है, उसको सेपरेट करके रखा जाता है। क्लियर है। तो कंपेरेटर्स क्या होता है, जनरली लीनियर मेजरमेंट्स के ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कंपेरेटर्स जो होते हैं ये लीनियर मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। चलो आगे देखते हैं अब, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपेरेटर्स। एक क्वेश्चन तो भैया यहाँ से आ जाएंगे आपको, यहाँ से नहीं, इसके नेक्स्ट स्लाइड से बनेगा। कि जैसे कि मैकेनिकल कंपेरेटर्स हो गया, मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपेरेटर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपेरेटर्स एंड न्यूमेटिक कंपेरेटर्स। तो ये बेसिकली ये सारे आपके कंपेरेटर्स के क्या होंगे, टाइप्स हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग अच्छे से भी समझेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है रेलवे जेईई में। तो मैकेनिकल कंप्यूटर का टाइप हो गया सिग्मा कंपैरेटर, जॉनसन मिक्रो क्रेटर होता है, के बाद आ रहा है, ठीक है। डायल इंडिकेटर और एजन रोल्ड रीड सिस्टम, आपने देखा होगा डायल इंडिकेटर एक जो है आपका क्या था, लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, और कंपैरेटर भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी क्या एक लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ही है। तो ये सब सारे आपके मैकेनिकल कंपैरेटर है। और देखो क्वेश्चंस कैसे पूछ लेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हिच टाइप ऑफ द गिवन कंप्यूटर इज व्हिच टाइप ऑफ कंपैरेटर। तो अगर आपको मान लो सिग्मा कंप्यूटर लिखा होगा तो आपको समझ में आ जाना है कि वो मैकेनिकल कंपैरेटर है। तो उसमें उसका तो मान लो 4 ऑप्शन दे दिया है, साइन बार दे दिया, बर्नियर पेपर आपका प्रोटेक्टर दे दिया है, उसके बाद आपको वर्नियर कैलिपर दे दिया और आपका डायल इंडिकेटर दे दिया। तो बोलेगा भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ ए कंपैरेटर। तो आपको पता होना चाहिए डायल इंडिकेटर क्या है, एक कंपैरेटर है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि सिग्मा मैकेनिकल कंपैरेटर। तो इस तरीके से इसमें कुछ अरेंजमेंट होता है, और अरेंजमेंट होता है सबसे पहले इसको पार्ट्स के नाम जान लो जो आपको हेल्प करेगी। उसके बाद समझेंगे कि इसमें क्या होता है। देखो ये एक इस तरीके से क्या होता है भाई, ये वाला जो दिख रहा है ये आपका प्लंजर हो गया, यहाँ से ये आपका नाइफ एज हो गया, और ये इस तरीके से
कुछ यहाँ पे ये हिंज पॉइंट होती है और एक यहाँ पे एक फिक्स्ड मेंबर होता है। ये वाला जो मेंबर आता है ये क्या होता है, ये मूवेबल होता है। मूवेबल किस तरीके से होगा, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, जैसे कि मान लो क्या होने वाला है कि मान लो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा मेरे पास कंपोनेंट है जिसका हमको सरफेस जो हमको सरफेस उसका रफनेस मेजरमेंट करना है। तो क्या होगा कि ये वाला मान लो उसमें सरफेस में कुछ इस तरीके से उसका स्मूथ नहीं है, तो क्या होगा जब प्लंजर को इसको जब इस वर्क पीस को इधर आगे पीछे करेंगे तो ये प्लंजर क्या होगा इस तरीके से इस वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करेगा, ये मूव करेगा। जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तो अगर ये ऊपर नीचे होता है तो ये वाला पोर्शन जो रहता है फिक्स रहता है और नाइफ एज के साथ ही नाइफ एज इसको पुश करेगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर टिल्ट हो जाता है, ठीक है। ये टिल्ट हो जाने के बाद ये जो आपको एक वाई आर्म दिख रहा है ना, ये वाली वाई आर्म, तो ये वाई आर्म भी थोड़ा ऊपर की ओर चल जाती है और वाई आर्म ऊपर की ओर चल जाने के बाद इसका भी मूवमेंट होता है, जिससे एक नीडल लगा होता है उस नीडल का भी मूवमेंट होता है। और यहाँ पर पता चल जाता है कि जो भी यहाँ पर सरफेस हम लोगों ने रखा है वो कितना इरेगुलर है, क्योंकि ये जो आपका पॉइंटर है ये यहाँ पर डिफ्लेक्ट होने लगता है। तो ये इसी तरह से एक मैकेनिकल यहाँ पर एक अरेंजमेंट लगाया गया है, ठीक है। तो ये क्या आपका एक वाई आर्म हो गया, ये यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। और ये आपको जो दिख रहा है ना वाई आर्म जो रहता है उसको एक ड्राइविंग ड्रम जो रहता है उसमें एक फिक्स किया रहता है और यहाँ से ये आपकी लगी रहती है क्या पॉइंटर या स्पिंडल। तो ये सब सारे आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट समझने थे। चलो आप यहाँ पर एक ये इस डायग्राम से देखो क्या होगा कि मान लो कोई एक सरफेस है, इसकी हमको रफनेस मेजर करना, देख सकते हो आप। तो जैसे ही सरफेस को हम लोग इधर उधर मूव करेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये जब जाएगा जहाँ स्मूथ रहेगा वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पॉइंटर में कोई भी आपको यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बट क्या होगी जैसे वो इरेगुलर सरफेस पे मान लो आएगा तो प्लंजर कुछ इस तरीके से मूव करेगा। जैसे ही इस तरीके से मूव करेगा ये जो नाइफ एज है ना इस वाले पार्ट को इस नीचे की ओर पुश करेगा। जैसे कि नीचे की ओर पुश करेगा तो ये जो वाई आर्म है आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा ऊपर की ओर चला जाएगा। ये जैसे ही वाई आर्म ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर जो आपका ये वाई आर्म जो है इस जो आपका ड्रम दिख रहा है इससे कनेक्ट है, यहाँ से एक निडल कनेक्ट है, तो ये निडल क्या करने लगे फिर डिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो इससे हमको समझ में ये आ जाएगा भाई कि हाँ यहाँ पर जो है क्या हो गया है, यहाँ पर मेरा सरफेस की रफनेस कितनी है नहीं है, मैग्नीफाई करके हम लोग देख सकते हैं। मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे वो देख लेंगे अभी हम लोग। और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, क्रॉस स्ट्रिप हिंज। इसमें एक फिक्स पार्ट होता है, ये वाला आपको जो दिख रहा है यहाँ पे फिक्स्ड पार्ट है और ये वाला जो पार्ट रहता है मूवेबल रहता है। जब नाइफ एज जो होता है इसी प्लंजर का मूवमेंट होगा तो नाइफ एज इसको यहाँ पे पुश करेगा, ठीक है। तो सपोज मान लो अगर वाई आर्म की जो है यहाँ पे वाई आर्म की लेंथ जो है ये एल है, वाई आर्म की लेंथ एल है और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाला जो है ना हिंज पॉइंट से लेकर नाइफ एज की जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे दिखा होगा एक एक्स आपको दिख रहा होगा एक्स है। तो यहाँ पे एक मैग्नीफिकेशंस निकल के आता है एल वाई एक्स। और सपोज़ ये जो पॉइंटर इसका रेडियस कैपिटल आर है और ये जो ड्रम आपको दिया हुआ है इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका जो मैग्नीफिकेशंस हो गया कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। मतलब दो जगह पे हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालते हैं सिग्मा मैकेनिकल कंपैरेटर में और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैग्नीफिकेशंस निकल जाता है। मैग्नीफिकेशंस का मतलब क्या होता है कि भाई इतना छोटा छोटा सरफेस का रफनेस है उसको हमको मेजर करके देखना है, जो आपको खुली आंखों से उतना दिख भी नहीं पाता होगा, ठीक है। उसको जो हाथ से टच करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो वो अगर हम लोग उसको फाइंड आउट करना पाते हैं करना है तो उसको हमको मैग्नीफिकेशन करके देखना पड़ेगा। ये इस तरीके से एक मैकेनिकल अरेंजमेंट हो गया। तो यहाँ पर सारा चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्किंग क्या है नहीं है नोट करके रखा हुआ। चलो आप देख सकते हो। तो ये आपको सिग्मा कंप्यूटर में आपको यहाँ समझ में आ गया होगी कि क्या किस तरीके से प्लंजर का मूवमेंट होता है, किस तरह नाइफ एज जो होता है इस मूवेबल ब्लॉक को नीचे तक की तरफ पुश करता है, जिससे वाई आर्म जो होता है ऊपर की तरफ चला जाता है और ये निडल का डिफ्लेक्शन हो जाता है। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है प्लंजर का वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है इनटू द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर। मतलब जब प्लंजर का जब लीनियर मूवमेंट हो जाता है तभी वो पॉइंटर का एक डिफ्लेक्शन आपने देखा था और वहाँ पे एक कैलिब्रेटेड स्केल रहता है, वहाँ से पता चल जाता है कि कितना इसका डिफ्लेक्शन हुआ है। उसके बाद क्या देखे हम लोग कि जो प्लंजर होता है इज द सेंसिंग एलिमेंट होता है दैट इज़ कनेक्ट विद द वर्क पार्ट, आपने अभी देखा था। और फ्रिक्शनलेस लीनियर मूवमेंट जो करवाता है किसका, इस प्लंजर का। ये क्लियर हो गया कि उसका हम लोग देखा एक नाइफ पेज इस तरीके से बना हुआ था, नाइफ पेज वाला बना हुआ था। और ये जो होता है ये प्लंजर के साथ स्क्रू अरेंजमेंट करके वहाँ पे कसा हुआ था विच बियर्स अपॉन द फेस ऑफ द मूविंग एलिमेंट। एक यहाँ पे मूविंग एलिमेंट था ना, देखा था, ये आपका इस तरीके से यहाँ पे ये हिंज बनी हुई थी, ये देख सकते हो आप यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो उसका इसने क्या बोला कि अ नाइफ इज स्क्रूड ऑन टू अ प्लंजर विच बियर्स अपॉन द फेस ऑफ द मूविंग मेंबर ऑफ ए क्रॉस स्ट्रिप हिंज। क्रॉस स्ट्रिप हिंज ये वाला था जिसमें एक मूवेबल पार्ट था और एक फिक्स पार्ट था। ये वाला आपका फिक्स्ड पार्ट था, ये आपका मूवेबल पार्ट था। दिस यूनिट कंप्राइज अ फिक्स्ड मेंबर एंड अ मूविंग ब्लॉक, ठीक है, कनेक्टेड बाय थीन फ्लेक्सिबल स्ट्रिप्स, इसकी बात कर रहा है, एट राइट एंगल टू ईच अदर। करेक्ट, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है
कि वेन एवर द प्लंजर मूव्स अप और डाउन, जैसे प्लंजर मूव करता था, द नाइफ एज ड्राइव द मूविंग मेंबर ऑफ द क्रॉस स्ट्रिप। तो प्लंजर से कनेक्टेड कौन था, ये आपका नाइफ एज था, और नाइफ एज के नीचे में था मूविंग मेंबर, तो इसको ये ड्राइव करता था। और जिससे कि वाई आर्म जो होता है, जो उसके दो पार्ट्स इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया हुआ था, ये क्या होता था, ये मूव करता था, जिससे एक्सट्रीम एंड्स जो होता है वाई आर्म के आर कनेक्टेड विद द ड्राइविंग ड्रम, इस तरीके से ड्राइविंग ड्रम से कनेक्टेड था। और यहाँ पे जो आपकी नीडल थी, और जो ड्राइविंग ड्रम होता है वो फॉस्फोरस बोरॉन स्ट्रिप्स का बना होता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाई आर्म का जो रोटेट करता है द ड्राइविंग ड्रम, एंड वो जो है पॉइंट स्पिंडल को क्या करवाता है, उस स्केल में दिखाता कि भाई हाँ देखो कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है उस सरफेस रफनेस का। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक नोट रखना कि जो दे आर मेनली यूज टू मेजर रफनेस ऑफ द सरफेस। अगर पूछ लिया कहीं क्वेश्चन में बताओ रफनेस ऑफ सरफेस तो किसको मेजर कर सकते हैं, तो भाई सिग्मा कंप्यूटर भी आपका ऑप्शन में होगा तो टिक कर सकते हो। बाई कैलकुलेटिंग द डायमेंशनल डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द सरफेस मटेरियल। स्टैंडर्ड वैल्यू आपका सरफेस मटेरियल का पहले से पता रहेगा, और जो मेजर वैल्यू मेजर करोगे आप सिग्मा कंप्यूटर का जो अरेंजमेंट दिया था उसके हेल्प से डिफरेंस निकालोगे तब को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। मैग्नीफिकेशंस जो होता है इसमें दो स्टेज से निकलती है। एक आपको मैंने बताया था कि अगर वाई आर्म की लेंथ एल है और हिंज पॉइंट से लेकर नाइफ एज की डिस्टेंस एक्स है, तो एल बाई एक्स आपका एक मैग्नीफिकेशन हो गया। और अगर पॉइंटर की लेंथ जो है आर है और ड्रम का रेडियस आर है, तो मैग्नीफिकेशन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। और इसी तरीके से ओवरऑल मैग्नीफिकेशन जो होती है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो निकल जाएगी। क्लियर है। ये क्वेश्चन भैया पूछ भी देगा आपको कोई कि भाई बताओ कितने स्टेज पे मैग्नीफिकेशन होता है, दो स्टेज पे होता है। मैग्नीफिकेशंस निकालने के मान लो इस तरीके से कोई डेटा देकर रख देगा, कैसे निकलेगा, तो भाई इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। पूछ देगा कि इसमें जो स्ट्रिप रहता है क्रॉस स्ट्रिप इंज, उसमें क्या दोनों मूवेबल पार्ट रहते नहीं, एक रहता है मूवेबल, एक रहता फिक्स रहता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर देखते हैं जॉनसन मिक्रोक्रेटर। ये कुछ इस तरीके से ओरिजिनली दिखता है और इसका कुछ इस तरीके से मैकेनिकली अरेंजमेंट रहता है। इसमें भी देखो प्लंजर है, इसमें भी हम लोग सरफेस का रफनेस ही मेजर करेंगे, बट एक होता है ना कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करेगा, उस तरीके के हिसाब से जो है मैकेनिकल कंप्यूटर का भी क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है। इसमें थोड़ा सा इसको देखोगे, जूम करके देख लेते हैं ताकि आपको वर्किंग यहाँ पे समझ में आपको आ जाए आराम से पहले क्या क्या था। तो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप है। मतलब जिस तरह आप कभी कपड़ा दोनों हाथ से दो आदमी पकड़ के कैसे मोड़ते हैं उस तरह से ये आपका क्या ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप है। बीच में क्लास पॉइंटर रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक कैंटिलीवर स्ट्रिप है, देख सकते हो। कैंटिलीवर बीम कैसा रहता है, एक जगह पे फिक्स रहता है। और यहाँ पे बेंचमार्क लीवर रहेगा, मतलब ये जो लीवर है कुछ देखो, जब ये इस तरीके से मूव कर सकता है, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर जा सकता है, ये वाला इधर आ सकता है। तो जैसे ये वाला पार्ट इधर ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या ग्लास पॉइंटर रखा हुआ है। ये जो पॉइंटर रहता है ना, ये पॉइंटर भी भाई क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो स्केल रहता है उससे हमको रीडिंग यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि यहाँ पे स्लिट वाशर लगा दिया गया ताकि जो प्लंजर है उसका मूवमेंट सिर्फ लीनियरली हो, मतलब वर्टिकली हो, और ये रोटेट ना करे। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट पे यहाँ पे जो प्लंजर यहाँ पर क्या रखें, कोई भी वर्कपीस जो रहेगा जिसका सरफेस के रफनेस वगैरह मेजरमेंट करना है उसको रख देंगे, जिससे यहाँ पे प्लंजर का मूवमेंट होगा। जैसे प्लंजर मान लो कि वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड जाने के कारण जो भैया ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से इधर मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, तो ये नीडल का भी डिफ्लेक्शन होगा। और इस नीडल का जब डिफ्लेक्शन हो जाएगा तो वो स्केल में भैया रीडिंग आपको यहाँ पे शो कर देगा कि कितना ये डिफ्लेक्ट यहाँ पे हो रहा है। क्लियर हो गया। ये ओरिजिनली देखो कुछ इस तरीके से आपका जॉनसन मिक्रोक्रेटर जो है शो करता है, ठीक है। तो चलो फिर इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको देख लेते हैं। जो इसमें बेसिक एलिमेंट्स से कौन कौन से हैं, एक तो लाइट पॉइंटर जो ग्लास मेड किससे ग्लास का बना हुआ रहता है, और थिन ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप जिसमें आपका पॉइंटर जो है यहाँ पे फिक्स था। उसके बाद क्या है यहाँ पे, द टू हाफ्स ऑफ द थिन मेटल स्ट्रिप विच कैरीज द लाइट पॉइंटर आर ट्विस्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। याद रखना है कि यहाँ पर जो मेटल वाला जो था ना वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्टेड किया जाता है, मतलब एक को एक क्लॉकवाइज घुमाता है फिर एक एंटी क्लॉकवाइज। जस्ट मतलब कोई भी कपड़ा वगैरह को आप रख के जब वॉश करते हो धोते हो उसको भी दो आदमी मिलकर उसको मोड़ो ना, तो क्या होगा, वो दोनों अपोजिट ट्विस्टेड होंगे। क्लियर है। उसके बाद देखो देयरफॉर एनी पुल ऑन द स्ट्रिप विल कॉज द पॉइंटर टू रोटेट। तो जैसे ही भैया स्ट्रिप में कोई पुल होगा या पुश होगा तो वो पॉइंटर जो क्या होगा रोटेट करता है, और उससे एक जो है ये जो आपका मेटल स्ट्रिप होता है ये एक फिक्स्ड जो आपको दिखा, जो लेफ्ट साइड में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कैंटिलीवर बीम के साथ यहाँ पे मेटल स्ट्रिप जो यहाँ पे एक साइड फिक्स है और एक बेंच बेल क्रैंक लीवर के साथ फिक्स है, ठीक है। वही यहाँ पे बताया गया है। उसका क्या लगा, द अदर एंड ऑफ द बेल क्रैंक लीवर इज फिक्स टू द प्लंजर। देखा भी हम लोगों ने, एनी लीनियर मोशन ऑफ द प्लंजर जो भी होगा विल रिजल्ट इन अ मूवमेंट ऑफ द बेल क्रैंक लीवर विच एग्जर्ट्स इधर पुश और पुल फोर्स ऑन द मेटल स्ट्रिप। और जिससे यहाँ हमको जैसे ही भैया यहाँ पे कुछ भी अगर लीनियर मूवमेंट मिलता है तो बेंच बेल क्रैंक लीवर भी मूव करेगा, जिससे यहाँ पे जो मेटल स्ट्रिप है उस पर पुल और पुश कोई भी फोर्स लगने वाला है, जिससे ग्लास का जो ये पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ पे स्केल पे हम लोग की रीडिंग मिल जाएगी।
तो ये हो रहा है। उसका क्या बोला यहाँ पे कि जो ग्लास पॉइंटर होता है वो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ प्लंजर का मूवमेंट का। इसका यहाँ पे ये बताया गया कि बहुत माइन्यूट मूवमेंट ऑफ द प्लंजर को भी यहाँ पे क्या कर सकता है, ये उसको सेंस कर लेता है और ग्लास पॉइंटर जो रहता है वो आपको डिफ्लेक्ट करके बता देता है। यहाँ पर जो एक पॉइंटर जो वहाँ पे क्या रहता है, एक बहुत ही ज़्यादा कैलिब्रेटेड स्केल जो रहता है। कैलिब्रेटेड का मतलब ही क्या होता है भाई कि बहुत बढ़िया से उसको मतलब जांच के उसको अच्छे से परख के बनाया गया हो। इज एम्प्लॉयड विद द पॉइंटर सो दैट एक्सियल मूवमेंट ऑफ द प्लंजर इज रिकॉर्डेड कन्वीनियंटली। वी कैन इजिली सी द रिलेशनशिप ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द स्ट्रिप विद द डिग्री ऑफ एम्प्लीफिकेशन। इसमें भी कैसे एम्प्लीफिकेशन होगा, देखो कि सपोज करो डी थीटा बाई डी एल, जो मान लो कि यहाँ पे जो आपका पॉइंटर है कुछ एंगल पे मूव कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल अपर एन डब्ल्यू का होल स्क्वायर। जहाँ पे डी थीटा बाई डी एल को बोलते हैं क्या, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द मिक्रो क्रेटर। भाई यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। और एल क्या है, लेंथ ऑफ द मेटल स्ट्रिप। आपने जो यहाँ पे इस तरीके से ट्विस्टेड वाला देखा तो वो लेंथ है मेटल स्ट्रिप का। और एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द मेटल स्ट्रिप, की कितना मेटल स्ट्रिप में टर्न्स है। और डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द मेटल स्ट्रिप। तो यहाँ पे हम लोग ये दिख रहा है कि अगर एन और डब्ल्यू कम रहेंगे तो एम्प्लीफिकेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही लिखा है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द प्रीसीडिंग इक्वेशन दैट मैग्निफिकेशन जो वेरीज इनवर्सली विद द नंबर ऑफ टर्न्स जो एन हो गया और विड्थ ऑफ द मेटल स्ट्रिप जो डब्ल्यू हो गया। जैसे ही अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स हो चाहे आपका एंड थिनर द स्ट्रिप, उसकी विड्थ जो रहती है कम रखेंगे तो मैग्निफिकेशन हमको क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, सरफेस रफनेस को और अच्छी तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि भाई छोटा से छोटा रफनेस भी रहेगा तो उसको हम लोग निकाल लेंगे। ऑन द अदर हैंड मैग्निफिकेशन जो होता है डायरेक्टली विथ द लेंथ ऑफ द मेटल स्ट्रिप, अगर लेंथ ऑफ मेटल स्ट्रिप ज़्यादा रहेगी तो उसमें जो मैग्निफिकेशन होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दीज आर थ्री पैरामीटर्स आर वेरीड ऑप्टिमली टू गेट अ कॉम्पैक्ट बट रोबस्ट इंस्ट्रूमेंट। कौन सा थ्री पैरामीटर था आपका, लेंथ था, नंबर ऑफ टर्न्स और विड्थ था। क्लियर हो गया। चलो, डायल इंडिकेटर को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि किस तरीके से डायल इंडिकेटर में यहाँ पे 100 डिवीजन्स बटी हुई रहती है और 100 डिवीजन जो होती है 0.01 mm रहती है। कोई भी अगर मान लो सरफेस की सिलेंड्रिसिटी हो या तो किसी भी लेथ मशीन में कोई भी वर्कपीस का उसको ऑफसेट हमको सेट करना है या रन आउट हो जाता है कोई भी मटेरियल, तो उसको हम लोग अच्छे से डायल इंडिकेटर की हेल्प से जो होता है उसको सेट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा डायल इंडिकेटर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लीनियर जो मेजरमेंट हम लोग वहाँ पर डिस्कस किए थे तो इसके बारे में बात कर लिए थे। तो डायल इंडिकेटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये क्या है भैया, तो डायल इंडिकेटर जो होता है एक लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो है ही, साथ में एक तरह का कंपेरेटर भी है। क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं कि ईडन रोल्ड रीड सिस्टम। ईडन रोल्ड रीड सिस्टम क्या है भैया, इसमें देखो कुछ इसी तरह के अरेंजमेंट रहता है भैया कि प्लंजर रहेगा, ठीक है, एक रहेगा फिक्स, एक रहेगा यहाँ पे मूवेबल। जैसे कोई सरफेस यहाँ पे आता है तो भाई इस तरीके से मूव करता है, यहाँ पे एक पॉइंटर लगती है और यहाँ पे इसका कोई डिफ्लेक्शन होता है जो कैलिब्रेटेड स्केल रखा रहेगा उससे हम लोग सरफेस का रफनेस वगैरह मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ जो प्लंजर रहता है इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ईडन रोल्ड रीड सिस्टम का यूज़ कहाँ करते हैं, जो स्पिंडल होता है ना, स्पिंडल का जो ऑफसेट वगैरह रहता है या उसका जो एक्सिस वगैरह को सेट करना रहता है वहाँ पे ईडन रोल्ड रीड सिस्टम का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखो ये क्या मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर्स, मतलब जहाँ पे मैकेनिकली और ऑप्टिक्स जहाँ पे आ जाएगा दोनों का जो मिक्सिंग का जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा उसी सिस्टम को क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑप्टिकल कंपैरेटर्स बोलेंगे। यहाँ पर भी क्या रहता है, एक लाइट सोर्स रहता है, लाइट सोर्स को यहाँ पे पास करवाया जाता है, वो मिरर में आता है। जैसे यहाँ पे एक प्लंजर दिया हुआ, कोई भी यहाँ पे सरफेस यहाँ पे रखेंगे उसको, ठीक है, तो सरफेस जैसे ही मूव करेगा तो जो मिरर है वो टिल्ट करेगा, जैसे वो टिल्ट करेगा तो वहाँ से एक रिफ्लेक्शन चला जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे स्क्रीन एंड स्केल पे रहेगा। तो इस तरीके के अरेंजमेंट लगा के हम लोग ऑप्टिकल कंप्यूटर से भी क्या मेजर कर सकते हैं, कोई भी सरफेस का रफनेस वगैरह हो उसको हम लोग इजीली मेजर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पे मैकेनिकल मैग्निफिकेशन निकालते हैं और ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे मैकेनिकल एम्प्लीफिकेशन जो इस सिस्टम का होता है वो होता है 20/1 एंड आपको कैसे आया नहीं है उतना थियोरेटिकल पोर्शन है, उतना ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना यार। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके क्या काम है, क्या क्यों कर रहा हो, वो सारा हम लोग को पता होना चाहिए। ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन होता है 50/1/2। अगर बात करें कि अगर मान लो इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 2, इसको मल्टीप्लाई 2 से इसलिए करते हैं बिकॉज मिरर इज टिल्टेड बाई एन एंगल डेल थीटा, देन एंगल इमेज विल बी टिल्टेड बाई 2 टाइम्स ऑफ डेल थीटा। तो इसी तरह से ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन निकल के आता है इसमें 200 यूनिट्स जो है निकल के आता है मैग्निफिकेशन। मतलब किसी भी चीज़ को मान लो अभी हमको दिख रहा है 1 टाइम, उसको 2000 गुना जूम करके देखोगे तो समझ में आ रहा भैया कि कितना ज़्यादा ये हो जाता है। अगर बहुत सारा जो माइक्रोस्कोप रहता है, माइक्रोस्कोप भी क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ को जूम करके आपको दिखाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहेंगे तब वहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर है। यहाँ पे मैकेनिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था ये आपका। न्यूमेटिक कंप्यूटर में आपको समझ में आ गया कि न्यूमेटिक सिस्टम भैया, न्यूमेटिक मतलब भैया एयर वगैरह फॉलो करवाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम रहेगा, यहाँ पे
एयर कॉन्स्टेंटली फ्लो करवाते जाओ, यहाँ पे स्केल रहेगा और ये जो फ्लोटिंग रहेगा फ्लोट करके आपको बता देगा कि भाई कितना मैग्नीफिकेशन से नहीं है। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है आपका न्यूमेटिक कंप्यूटर को। एक बार देख लेते क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये भाई थ्योरी पोर्शन है, तो इसको मैंने यही कोशिश किया कि कितना आसान से रखूं ताकि आपको क्लियरली सारा चीज़ समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन कंप्यूटर देखा, कंप्यूटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजरिंग जो भी डायमेंशन हम लोग मेजर करते हैं उसको किसी स्टैंडर्ड डायमेंशन के साथ कंपेयर करता है। फिर देखा कि भाई कंप्यूटर का टाइप कौन कौन से होते हैं, फिर मैकेनिकल कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। सिग्मा मैकेनिकल कंप्यूटर देख लिया, किस तरीके से मूवमेंट होता है, किस तरीके का इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फिर देखा जॉनसन मिक्रोकेटर देखा। उसके बाद हम लोगों ने डायल इंडिकेटर के बारे में देख लिया, ईडन रोड रीड सिस्टम देख लिया, मैकेनिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देख लिया, उसके बाद न्यूमेरिक कंप्यूटर्स देख लिया, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस को अब अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कितना अच्छे से आप लोगों ने वीडियो को लेक्चर को सुना हुआ है। जो सिग्मा कंप्यूटर होता है बुझा इज ए टाइप ऑफ कंपेरेटर। ये आरआरबी जेईई के सारे क्वेश्चन हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल ऑप्टिकल। बताओ आंसर आप अपना कमेंट में बताना। इन केस ऑफ ए कंपेरेटर मेजरमेंट इज डन बाय, तो मेजरमेंट आपने क्या देखा, सब कुछ डिस्प्लेसमेंट मेथड में ही के हेल्प से कंप्यूटर में जो होता है मेजरमेंट को भी किया जाता है। डायल इंडिकेटर क्या है भैया, सेंसर कंप्यूटर रिकॉर्डिंग डिवाइस ट्रांसड्यूसर कमेंट करना। फोर्थ नंबर में क्या, विच कंप्यूटर इज जनरली यूज टू मेजर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पिंडल। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो होती है स्पिंडल को उसको मेजर करने के लिए रीड टाइप कंप्यूटर यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि जितना भी यहाँ पे चीज़ करवाया गया है उसको अच्छे से एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर लेना, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको थोड़ा लेक्चर को शेयर करो यार, बहुत कम लग इसको देख रहे हैं जैसे व्यूज़ जो मेरे को समझ में आ रहा है। मुझे लगा कि यार थोड़ा मेहनत में भी टाइम निकाल के कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को तक पहुँचे, और ये आप ही कर सकते हो। आप ही दोस्त अगर आपको लगता है कि नहीं यार एक्चुअल बेनिफिट है तभी इसको शेयर करो, नहीं तो भाई कोई शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, या दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो आप, ठीक है, ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले लेक्चर को कंटिन्यूसली जो है बनाने के लिए। नहीं तो फिर मेरे पास मोटिवेशन क्या मिलेगा, आप ही का मेरे को मोटिवेशन दोगे कि हाँ भाई कंटिन्यू जो फीडबैक दे दो कमेंट वगैरह में जो मैं पढ़ता हूँ उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है, और फिर वही अपना टाइम निकाल के फिर आपके लिए जो है लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ। चलो फिर देखते हैं कितने लोग जो है मेरे बात से सहमत रहेंगे और दोस्तों को रिकमेंड करेंगे या तो शेयर करेंगे इस लेक्चर को। और कुछ भी अगर मन में अगर डाउट वगैरह भी रहता है टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट वहाँ पर कर लेना। हो सकता है मैं नहीं रिप्लाई करूँ, कोई और आपको कमेंट देख के दूसरा कोई भी आपको वहाँ पे रिप्लाई कर सकता है। और लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।